एसी ब्लॉक। डबल एसी ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक। क्या मतलब हुआ? ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक। मतलब डबल एसी का मतलब क्या हुआ? ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक। इसका फ़ायदा बहुत सारा है, नुकसान बहुत कम है। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल आज के डेट में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो कुछ उसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले डबल एसी ब्लॉक में ऑटोक्लेव्ड का मतलब क्या हुआ? ऑटोक्लेव्ड का मतलब हुआ कि ऑटोमेटिकली एयर जो होता है इंट्रैप्ट हो जाता है। किसमें? जो हम फॉर्मवर्क यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, हमारे पास दो अलग अलग किस्म का ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक दिख रहा है। जो हम लोग फॉर्मवर्क यूज करते हैं मटेरियल के साथ में, मटेरियल्स में क्या क्या रहता है? फ्लाई ऐश रहेगा, सीमेंट रहेगा, ठीक है, उसके बाद इसमें लाइम रहेगा, जिप्सम रहेगा, वाटर रहेगा और एरेटेड एजेंट रहेंगे। एरेटेड एजेंट का मतलब क्या हुआ? कि जो इसमें एयर को इजीली इंट्रैप्ट कर दे। एयर को क्या करेगा? इजीली इंट्रैप्ट करेगा। तो ऑटोक्लेव्ड का मतलब इसमें यही हुआ, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग इसका फॉर्मेशन हम लोग ऑटोमेटिकली एयर इंट्रैप्ट हो जाता है, जिसके वजह से इसके बीच में वॉइड्स क्या होते हैं? जनरेट हो जाते हैं। अब वॉइड जनरेट होगा तो क्या होगा? अंदर में वॉइड का मतलब वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा क्ले ब्रिक। जो रेड ब्रिक होता है क्ले ब्रिक, उसके रिस्पेक्ट में कम होता है। तो सबसे पहले क्या बताएं कि ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्रिक इसका फुल फॉर्म हुआ। और ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है। डिफरेंट साइज़ का मतलब ये हुआ कि जो इसका लेंथ है 24 इंच का है, विड्थ है 8 इंच का, लेकिन इसका जो आपका हाइट दिख रहा है, जो थिकनेस दिख रहा है, इसमें वेरिएशन होता है। क्योंकि दीवार हमारा एक शेप का ये बनता नहीं है, कहीं ना कहीं हमें थिकनेस का कम ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर विड्थ और इसका लेंथ बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या फ़र्क है? इसका थिकनेस का फ़र्क है। तो इसमें 3 तरह के साइज आते हैं। पहला आएगा 6 इंच का, ये हाइट इसका 6 इंच का होगा, 8 इंच का होगा और 9 इंच का होगा। ठीक है, 6 इंच का, 8 इंच, 9 इंच का, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ये वेरी करते रहता है। लेंथ होता है 24 इंच का और 8 इंच का क्या होता है? विड्थ होता है। तो ये आपका 3 तरह के टोटल ये ब्लॉक आपके मार्केट में मिलते हैं। और ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होगा ब्रिक के रिस्पेक्ट में। एक ब्रिक का कीमत कितना होता है? कहीं 6 रुपया, कहीं 8 रुपया, कहीं 10 रुपया, ऐसे वेरी करता है। तो इसका जो रेट होता है ना, लगभग मिनिमम 60 रुपीज़ होता है और मैक्सिमम 100-150 तक भी जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी, जो कंपनी है जहाँ से अपना जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है, ये वेरिएशन हो सकता है उसमें। बाकी ये जो अपना लोगो देना रहता है तो यहाँ पर लोगो भी अपना देते हैं। जैसे यहाँ पर ISC ब्रांड मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पर कुछ इसका लोगो अपना नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके फ़ायदे की, क्या क्या इसमें फ़ायदा होता है। और इसको बनाते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पर दीवार में सब का यहीं पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए फ़ायदा क्या क्या है? पहला फ़ायदा सब लोग नोट करेंगे, फास्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है। यानी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ब्रिक से रिस्पेक्ट में फास्ट होता है। पहला पॉइंट मेंशन करेंगे, फास्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो गया। सेकेंड, इसमें जॉइंट बहुत कम अपीयर होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेड ब्रिक, क्ले ब्रिक। तो जॉइंट यहाँ पर लेस जॉइंट देखने को मिलता है, लेस नंबर ऑफ जॉइंट अपीयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग यूज इन फ्रेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यूज इन फ्रेम स्ट्रक्चर। ये इसके आपके एडवांटेज हो गए। और एडवांटेज क्या है? थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें थर्मल इंसुलेशन, इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। मतलब बाहर का हीट अंदर नहीं आने देगा, बाहर का आवाज़ अंदर नहीं आने देगा, इसमें रोकता है ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू क्ले ब्रिक के लिए। ठीक है, इसका जो लाइफ नापा गया है, लाइफ इसका जो बताया गया है IS कोड द्वारा, इसका कोड है 1985 में कोड सब लोग मेंशन करेंगे, IS 6041, IS 6041 1985। IS कोड इसको रिकमेंड करता है कि आपका इसका एवरेज लाइफ जो है 100 ईयर्स का इसका बताया गया है इस कोड के अकॉर्डिंग में। IS 6041 1985, 1985। ठीक है, 1985 से ही ये अवेलेबल है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। क्यों लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में करते हैं? ताकि रैपिडली काम हो सके। हाँ, क्योंकि रैपिडली काम हो पाए। और जैसे हम अगर छोटा जैसे शहर में घर बनाते हैं तो वहाँ पर लिमिटेड स्पेस होता है लिमिटेड स्पेस। तो वो स्पेस में हमको 1 इंच का बहुत महत्व होता है। लेकिन जो लार्ज एरिया रहेगा, रेसिडेंशियल नहीं बनाना, हमको कमर्शियल बनाना है, हॉस्पिटल हो गया, आपका कोई ऑडिटोरियम हो गया, तो वहाँ पर स्पेस 1 इंच कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रैपिड हो, जल्दी हो, फास्ट हो और इकोनॉमिकल हो, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो बाकी सब इसमें आपका वेस्टेज बहुत कम निकलेगा। लिखिए इसमें डिसएडवांटेज, इसका वेस्टेज बहुत कम होगा, ज़्यादा है कम, वेस्टेज बहुत कम होगा। हाँ, वेस्टेज कहने का मतलब क्या, जैसे ईंटा को हम लोग बनाते हैं, जहाँ पर छोटे ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगा तो ईंटा को तोड़ देते हैं हम लोग ना, तो यहाँ पर इजीली हम लोग तोड़ेंगे नहीं। ऐसे छेनी हथौड़ी से अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हाँ अलग अलग शेप में टूटेगा, हमको रिक्वायर्ड शेप नहीं मिल पाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमको हैक्सो का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करेंगे, हैक्सो का या कटर मशीन का, उसे एक्यूरेट शेप करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे छोटे ब्लॉक का ज़रूरत पड़ा है, यहाँ पर क्या किया गया है, काटा गया है, इसको काटा गया है ना, हथौड़ी से नहीं तोड़ा गया, इसको काट के यहाँ पर ब्लॉक को पेस्ट किया गया है। उसके बाद जब इसको लगाते हैं तब प्रत्येक 1 मीटर 1.5 मीटर के हाइट पर हमको एक लिंटल प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रत्येक 1 से 1.5 मीटर के हाइट पर एक हमें लिंटल, यहाँ पर सामने 1 से 1.5 मीटर के हाइट पर आपको लिंटल मिलेगा। क्यों, क्योंकि लोड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज में लिखेंगे ड्यूरिंग रेनी सीजन। ड्यूरिंग रेनी सीजन ये आउटर सरफेस को खाली भींगा पाता है। मान लीजिए 6 दिन 8 दिन तक लगातार बारिश हो रहा है तो रेड ब्रिक क्या करता है, पूरा दीवार को भींगा देता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा आपका इंटरनल पोर्शन में एयर रहने के कारण पूरा जो एसी ब्लॉक है ये इंटरनली भींग नहीं पाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो इंटरनल पुट्टी पेंट वगैरह ये सब छोड़ता नहीं है। और रेड ब्रिक में क्या होता है, सीडन आ जाता है, तो सीडन से भी बचने में इसमें हेल्प होता है। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, नेक्स्ट एडवांटेज लिखेंगे कि जब हम वायरिंग करते हैं तो उसको काटने के लिए रेड ब्रिक में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है तो इसलिए इजीली कट के बाहर आ जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट एडवांटेज में क्या लिखेंगे कि हमारा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पाइप, इजीली कट हो जाता है दीवार, जिसमें हम लोग को पाइप को इजीली हम लोग फिट कर पाते हैं। सब अपना पूछे। चलो लाइट, उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज लिखेंगे लाइट वेट। इतना बड़ा ब्लॉक होने के बाद भी इसका वेट बहुत लाइट होता है, यानी कि एक ब्लॉक को हम देखिए एक हाथ से भी उठा सकते हैं इसको। ठीक है। तो एक हाथ से भी इजीली इतना वेटेड नहीं होता है, तो ये हम लोग इजीली इसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर का डेड लोड बहुत कम हो जाता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्लास्टर वाला में। प्लास्टरिंग में देखिए, इसको काटने के लिए हथौड़ी का छेनी का यूज़ नहीं हुआ, किसका यूज हुआ है, कटर का यूज़ किया ना, और इसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगा है। ये इजीली रिक्वायर्ड शेप में इजीली इसमें आके फिट हो जाता है। ये एडवांटेज क्या है कि आपका ये सॉफ्ट मटेरियल है, जिसके वजह से हमें तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि जब हम इसको प्लास्टर करते हैं, अब इसका डिसएडवांटेज पॉइंट लिखेंगे। हाँ, डिसएडवांटेज में लिखेंगे, एडवांटेज में इतने सारे हमने डिस्कस किए, डिसएडवांटेज में लिखेंगे क्या कि इस पर स्मूथ सरफेस होने के कारण प्लास्टर इजीली चिपकता नहीं है। ठीक है। स्मूथ सरफेस होने के कारण प्लास्टर इजीली चिपकता नहीं है। इसके लिए हमको इस पर क्या करना पड़ता है, चिकन मेश का यूज़ करना पड़ता है, मुर्गा जाली का इस पर इस्तेमाल करना पड़ता है। चिकन मेश लगाने के बाद इस पर हम लोग प्लास्टरिंग करेंगे ताकि वो मटेरियल बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे कि जैसे हम लोग रेड ब्रिक में कहीं भी कांटी मार देते हैं ना, अपने रिक्वायर्ड प्लेस पर फोटो वगैरह टांगने के लिए, यहाँ पर कहीं भी किल नहीं लग पाएगा। यहाँ पर किल लगाना बहुत ही मुश्किल है, टूट जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ड्रिलिंग करना पड़ता है। किल यहाँ पर अगर लगाना है, नेल्स का यूज़ करना है, तो इसमें आपको ड्रिलिंग करना पड़ता है। ठीक है। और तीसरा डिसएडवांटेज में लिखेंगे, ये लार्ज लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं होता, ये फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज होगा। नॉट सुटेबल फॉर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर लोड बियरिंग, ये इसके डिसएडवांटेज के पॉइंट्स है। बाकी एडवांटेज में 1-2 पॉइंट और इसमें ऐड कर लेंगे कि फायर रेसिस्टेंस इसका 2 गुना होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेड ब्रिक। फायर रेसिस्टेंस लगभग 4 घंटे होते हैं, रेड ब्रिक का लगभग 2 घंटे का होता है। तो फायर रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा होते हैं। जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक ब्लॉक लाइए, इसमें देखिए सारा आपको एयर इन ट्रैप इसमें दिखेंगे, होल्स दिखेंगे।
दिख रहे हैं इसमें होल्स, तो जिसकी वजह से इसका वेट क्या होता है, बहुत हल्का होता है। सारे इसमें वॉइड्स नज़र आते हैं। और ये ऑटोमेटिकली जिसमें हम लोग एयर इंट्रैपिंग एजेंट जो हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग इसका मिक्सिंग करने के लिए, और किससे मिलकर बना होता है, लाइम, सीमेंट, जिप्सम, एरेटेड एजेंट, फ्लाई ऐश, इस सब से मिल करके ये बना होता है। तो एयर ऑटोक्लेव का मतलब हुआ कि ऑटोमेटिकली एयर इसमें इंट्रैप्ट हो जाता है। एयर इंट्रैप्ट होगा इसके वॉइड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये थे आपके डबल एसी ब्लॉक के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और जब सब लोग इंजीनियर बन जाएगा तो कौन कौन अपने घर में डबल एसी ब्लॉक लगाएगा, इसके बारे में सब लोग बताएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ओके। प्लास्टरिंग होगा, प्लास्टरिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मुर्गा जाली लगा देंगे इसमें। देखिए यहाँ पूरा प्लास्टरिंग हुआ है ना, हाँ पूरे पर मुर्गा जाली लगाएंगे चिकन में। जैसे यहाँ पर कहीं कहीं निकला हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, मुर्गा जाली यहाँ पर लगाया हुआ है, मुर्गा जाली कहीं कहीं वहाँ पर बाहर में दिख रहा होगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको फिनिश करेंगे, उसको काट के हटा देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपका कॉस्ट बढ़ जाता है कि ये मुर्गा जाली एक्स्ट्रा सब जगह ज़रूरत पड़ेगा। और मुर्गा जाली का तो लगाना हर जगह ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कहीं इसमें क्रैक्स नहीं दिखेगा। पूरे में अगर इसका यूज़ कर रहे हैं ना तो पूरे वॉल पर आप लगा दीजिए ताकि वो पकड़ेगा, मसाला गिरेगा नहीं, क्योंकि सरफेस क्या है, सरफेस स्मूथ है ना, लगता है ज्वाइंट पे हर जगह पे जहाँ पर ज्वाइंट आपका जहाँ क्रैक आया हुआ है वो तो नेसेसरी है। रेड ब्रिक में अगर कहीं ज्वाइंट आया हुआ है तो वहाँ पर खाली लगाएंगे। हालांकि रेड ब्रिक में ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि कॉलम बाद में बनता है, पहले वॉल बनता है। और क्या करता है, वॉल कॉलम को दोनों तरफ से जांच देता है, दबा देता है, इस वजह से क्रैक नहीं आता। और छत का ढलैया भी वॉल के कंप्लीट होने के बाद होता है, इसलिए उसके दाब में रहता है, वहाँ क्रैक नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर पहले से बन के तैयार होता है, बाद में हम लोग इसको बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रैक आता है। तो उससे बचने के लिए मुर्गा जाली लगाते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, नहीं ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता।